गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में विकास के सिद्धांतों में प्रोफेसर एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक स्वरूप देकर अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तक में मुख्यतः आर्थिक विकास की समस्याओं पर आधारित थी। उन्होंने आर्थिक विकास हेतु उत्तरदायी घटकों को निर्धारित करने का प्रयास किया और साथ ही उन नीतिगत उपायों को भी सामने रखा जिनमें तीव्र वृद्धि के लिए वातावरण बनाया जाना संभव होता। उन्होंने आंतरिक रूप से संगत प्रायोगिक मॉडल भी प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी भी देश में आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से मापा जाना चाहिए। उन्होंने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं ली है। उनमें उन्होंने माना कि भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है, इसके साथ ही श्रम की जो पूर्ति है वो असीमित होती है और श्रम की उत्पादकता में जो वृद्धि है, वो श्रम विभाजन एवं पूंजी संचय के द्वारा होती है। अर्थव्यवस्था में जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। साथ ही जो साधनों का आवंटन है वह निर्बाध गति या स्वतंत्र व्यापार नीति एवं अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड के द्वारा होता है। और जो बचत, जो निवेश, जो एंडोजीनियस फैक्टर है, अंतर्जात तत्व है, वह बचत से निर्धारित होता है। अर्थात उन्होंने अपने विकास सिद्धांत को इन कुछ मान्यताओं पर आधारित माना, अर्थात ये मान्यताएं लेकर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम देखते हैं कि उनका जो आर्थिक विकास सिद्धांत था उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। उन्होंने सबसे पहले हम लेते हैं कि वह ये मानते हैं कि जो व्यापार नीति है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्य की हस्तक्षेप नीति के कट्टर विरोधी थे एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार प्रकृति द्वारा बनाए नियमों के पालन से न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति है उसके हित भी सुरक्षित रहते हैं। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति है वह स्वहित से प्रेरित होकर काम करता है। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार पालन करें और यदि ऐसा नहीं होता है तो आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एडम स्मिथ ने विकास का मूल स्रोत मनुष्य की प्रेरणा शक्ति को बतलाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वह अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है, इसलिए उसे अपने हितों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने हित पूरे करने के साथ साथ स्वयं और समाज के, जिससे क्या होगा कि वह अपने स्वार्थ पूर्ति में अपने स्वयं के और समाज दोनों का हित बढ़ाएगा। यदि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने धन को अधिकतम करने का प्रयास करता है और उससे जो समाज का धन है, वो जो कुल धन है वो अधिक होगा। अर्थात आर्थिक विकास के जो व्यक्ति के प्रयत्न हैं, आर्थिक विकास व्यक्ति के प्रयत्नों का स्वतः परिमाण है। वे विकास के लिए प्रकृतिवाद और आशावाद में पूरी आस्था रखते थे। उन्होंने अदृश्य हाथ या प्रतिस्पर्धा बाजार शक्तियों के उत्पन्न होने को उन्होंने महत्व
जोर दिया। उनके अनुसार जो विकास के प्राकृतिक रूप में सबसे पहले कृषि, फिर उद्योग और अंत में वाणिज्य का विकास होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कृषक, उत्पादक और व्यवसायी हैं, ये आर्थिक प्रगति के एजेंट हैं। एक स्वतंत्र उपक्रम अर्थव्यवस्था जो है वो स्वतंत्र व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा में कृषक, उत्पादकों और व्यवसायियों को बाजार का विस्तार करने में मदद करती है, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों परस्पर संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि के विकास से उन्होंने कहा कि कृषि के विकास से विनिमय क्रियाएं बढ़ती है और व्यापार का विस्तार होता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जब कृषि अतिरेक बढ़ता है तो जो वाणिज्यिक सेवाएं हैं, व्यापारिक सेवाएं और विनिर्माण वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है और इससे जो व्यापार है उसकी प्रगति होती है। उससे विनिर्माण उद्योग स्थापित होते हैं, उससे फिर कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है और जो कृषक हैं वो उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार कृषक, उत्पादक और व्यवसायी, व्यापारी के कारण पूंजी संचय और आर्थिक विकास होता है। फिर आता है हमारा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन अर्थात उन्होंने उत्पादन के 3 घटक माने। हम उत्पादन फलन लिखते हैं y = फंक्शन ऑफ k, l और n। यहाँ k से तात्पर्य है पूंजी, स्टॉक, l का तात्पर्य है श्रम, शक्ति और n का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज या भूमि। तो भूमि का अर्थ उन्होंने लिया है कि ज्ञात एवं आर्थिक रूप से उपयोगी साधनों की पूर्ति से उनका भूमि से मतलब था। श्रम से उन्होंने मीनिंग लिया है कि जो देश के वार्षिक उपभोग हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। और तीसरा उन्होंने पूंजी लिया, अर्थात जो पूंजी है वो मितव्ययता से उसमें वृद्धि होती है और अपव्यय एवं दुराचरण से अर्थात फिजूल खर्ची या बुरे आचरण से वह घटने लग जाती है। तो उनका जो उत्पादन फलन है वह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से संबंधित रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो वस्तु का बाजार विस्तृत होने से मांग अधिक होगी और उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्होंने उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम विभाजन भी अधिकाधिक होगा। अर्थात उनके अनुसार समय के साथ साथ बाजार के आकार में वृद्धि होती है, आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है और इससे उत्पादन की जो वास्तविक लागत है वो कम होती है। फिर आता है उत्पादन की तकनीक या जो श्रम विभाजन है, अनुकूल श्रम विभाजन, उसी के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादक शक्तियों में सुधार होता है एवं कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं कि जैसे प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता में वृद्धि, वस्तुओं के उत्पादन लागत में जो समय लगता है उसमें कमी और अच्छी मशीनों एवं उपकरणों का आविष्कार होता है। उत्पादन तकनीक में सुधार के साथ साथ जो बढ़ता हुआ श्रम विभाजन है वो उत्पादन में पैमाने की बचतों को संभव बनाता है। अर्थात श्रम विभाजन तभी लाभप्रद होगा जब उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए हमें समुचित बाजार हमारे पास में हो। अर्थात उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है वो श्रम विभाजन के द्वारा होती है। फिर है उत्पादन की निवेश या पूंजी संचय की प्रक्रिया। जो विकास की प्रक्रिया में वो पूंजी बचत और पूंजी संचय को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जो आर्थिक विकास की समस्या को उन्होंने देश में जो व्यक्ति हैं उनकी बचत और निवेश की कुशलता के द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने निवेश की दर का निर्धारण बचत के द्वारा होता है और जो बचत है उसका पूर्ण निवेश किया जाता है।
समस्त बचतें पूंजीगत निवेश से या भूमि से प्राप्त लगान के द्वारा प्राप्त होती है। अतः जो पूंजीपति और जो भूमिपति बचत करने में कुशल होते हैं, जबकि जो श्रमिक वर्ग हैं वो बचत करने में अक्षम होते हैं। तो उनका इसके साथ ही उनका जो विश्वास था कि जो मजदूरी का लौह नियम है, अर्थात जो जीवन निर्वाह मजदूरी है, उसके बराबर ही रहती है मजदूरी, अर्थात स्थैतिक दिशाओं में मजदूरी दर जो है वो जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर गिरती है, जबकि जो तीव्र पूंजी संचय की अवधि में मजदूरी जो है वो जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर बढ़ती, अर्थात मजदूरी का स्तर जो है वो पूंजी संचय की दर और जनसंख्या की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो वृद्धि है वो फलनात्मक रूप से निवेश की दर पर निर्भर करती है, अर्थात यदि पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो देश के उत्पादन में श्रम विभाजन के बढ़ने से अधिक आनुपातिक वृद्धि होती है। फिर है कि जो आर्थिक विकास का क्रम हमने अभी आपको कहा कि जो आर्थिक विकास का क्रम है वो इस प्रकार है कि जो इसके जो 3 एजेंट हैं, कृषक, व्यापारी और उत्पादक, कृषक, उत्पादक एवं व्यवसायी, अर्थात उन्होंने ये बताया कि अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था में कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए तो कृषि के विकास होने से निर्माण कार्यों एवं व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा, अतः उनको प्राथमिकता देना उचित है। उसके साथ साथ ही कृषि एवं उद्योगों दोनों का समान रूप से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि से कृषि कई वाणिज्य सेवाओं एवं उद्योग निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि, उससे निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है, उससे व्यापारिक सेवाओं का विकास होता है। इस प्रकार जो प्रतियोगिता है वो स्वतंत्र व्यापार एवं साहसी के कारण, उद्यमशीलता के कारण बाजार विस्तार एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो आर्थिक विकास की, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो पूंजीपति है वो निवेश के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं और भविष्य में लाभ की जो आशा है वो वर्तमान समय में निवेश के कारण, निवेश के वातावरण तथा जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वास्तविक लाभ पर निर्भर करती है। उनका ये मानना था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ लाभ कम होने लगते हैं। पूंजी स्टॉक बढ़ने पर श्रम की मांग अधिक होती है, जिससे जो मजदूरी दर है वो बढ़ती है और पूंजीपति के लिए न्यून जो अतिरेक है वो शेष रह जाता है। उनका विश्वास था कि समय के साथ साथ जो वाणिज्य एवं व्यापार के नियंत्रण एवं प्रतिस्पर्धा व एकाधिकार के जो अंश है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए लाभ की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो प्रभावपूर्ण मांग रहती है तो आवश्यक पूंजी निवेश बढ़ता है और जो श्रम विभाजन है उसके बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, उससे बाजार का विस्तार होता है। जो जनसंख्या वृद्धि है उससे बाजार विकास में सहायता होती है। परिणाम स्वरूप जो उत्पादन का स्तर है, जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बचतें, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण और उत्पादन, ये सब तेज गति से बढ़ते हैं, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। अर्थात विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होने पर स्वयं गति करती है और संचयी होती है। अर्थात श्रम विभाजन पूंजी संचय के द्वारा संभव बनता है, फिर बाजार के विस्तार होने पर राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे बचत निवेश बढ़ते हैं, पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, पूंजी संचय की वृद्धि प्रोत्साहित होती है। अर्थात ये जो क्रम है वह चलता रहता है। इसके साथ ही एक और दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि जो वृद्धिमान पूंजी के उत्पाद अनुपात हैं वह उनमें लगातार कमी होती है।
इसका कारण यह है कि जो पूंजी के बढ़ते हुए प्रयोग से श्रम की उत्पादकता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक क्षेत्र में होने वाली जो उन्नति है वो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास धीरे धीरे संचयी प्रक्रिया से होता है। अब जो है कि उनका ये मानना था कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वह हमेशा वर्तमान प्रकृति नहीं रखती, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर नहीं चल पाती है। कुल आय में स्थिरता कुछ समय बाद में ये जो स्थिर अर्थव्यवस्था बन जाती है और कुल आय में स्थिरता दिखाई देती है, अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त होने लगती है, लाभ कम होने लगते हैं, शुद्ध निवेश की कमी होती है और जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है, अर्थात प्राकृतिक साधनों की सीमितता या कमी जो है और प्राकृतिक साधनों की जो सीमितता है वो उत्पादन वृद्धि को अंतिम रूप से सीमित कर देती है और जो विकास की प्रक्रिया है वो गतिहीनता की अवस्था अर्थात स्थिर अवस्था तक पहुंच जाती है, जिसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि अर्थात यहाँ हम इस रेखा चित्र में देखें कि ओ एक्सिस पर हमने समय लिया है, ओ वाई एक्सिस पर पूंजी संचय की दर को बताया है। पूंजी संचय की दर के से टी तक बढ़ती है, किंतु टी के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर अर्थव्यवस्था में पहुंच जाती है, क्योंकि मजदूरी एवं लगान में वृद्धि से जो लाभ की दर है वो सी अर्थात अधिक जो लाभ की लगान में वृद्धि से जो लाभ की दर है वो शून्य हो जाती है और पूंजी संचय की प्रक्रिया, शून्य का मतलब सी तक पहुंच जाती है और पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक जाती है। इस अवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार, लाभ, पूंजी संचय और जनसंख्या सब स्थिर अवस्था में पहुंच जाएंगे एवं जो विकास है वो अनंततः स्थैतिक अवस्था में पहुंच जाएगा। इस प्रकार जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत उस सिद्धांत की जो मूलभूत बात है कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी नहीं रहती और जो एक समय के बाद विकास प्रक्रिया अनंत स्थैतिक अवस्था में पहुंच जाती है। उनके सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी कि एक तो उन्होंने कुछ जो मान्यताएं ली है वो व्यवहारिक मान्यताएं हैं, सरकार की भूमिका की उन्होंने उपेक्षा कर दी, मध्यम वर्ग की उन्होंने उपेक्षा करी। इसके साथ ही साथ वो स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्षधर होने के कारण उन्होंने विकास में जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है उसकी उपेक्षा की। लेकिन फिर भी उन्होंने जो सिद्धांत बताया उसकी कुछ महत्वपूर्ण बात थी कि एक तो उन्होंने आर्थिक विकास का जो महत्वपूर्ण बताया वो है कि पूंजी संचय, इसके साथ बचतों में वृद्धि और पूंजी संचय हेतु अपव्यय में कमी पर जोर दिया, जो कि आज की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उन्होंने विकसित तकनीक के द्वारा श्रम विभाजन, बाजार विस्तार से उत्पादन वृद्धि और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार की उन्होंने सिद्धांत में इन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। धन्यवाद।